हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है गांधी युग के समयकाल के बारे में, जो कब से कब तक था। 1917 से लेकर 1947 के बीच का समयकाल था। तो इस समयकाल में हम गांधी जी के सत्याग्रह से लेकर प्रमुख बड़े बड़े आंदोलन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक में बने रहिएगा और चैनल के साथ भी आप हमेशा बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गांधी युग को। तो गांधी युग था, उसका समयकाल कब से कब तक था। 1917 से लेकर 1947 के बीच का समयकाल था। तो गांधी युग, जिसमें महात्मा गांधी द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐसी भूमिका निभाई जिसमें भारत आजादी प्राप्त होने में काफी महत्वपूर्ण योगदान मिला था गांधी जी के द्वारा। तो इस युग को 1917 से 1947 के बीच का समयकाल माना जाता है। तो जो गांधी जी थे, उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है। तो 1857 की क्रांति के बाद भारत की सत्ता पूर्णतः ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई थी। इसी बीच कई छोटे छोटे दल बनने लगे, जिसमें 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जो एक बड़े दल के रूप में सामने आया था। क्या हुआ था, जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद जो स्वतंत्रता संग्राम की मांगे थी वो और ज्यादा बढ़ने लग गई थी, जिन कारण छोटे छोटे दल बनने लग गए थे। ठीक है। तो क्या हुआ था, उस बीच एक 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जो एक बड़े दल के रूप में सामने आया, जिसने अंग्रेजों को काफी चुनौतियां दी। जिसमें बाद में क्या हुआ था, महात्मा गांधी भी स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गए थे। क्लियर। आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं महात्मा गांधी जी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा। तो इनका जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। स्थान क्या था, पोरबंदर, गुजरात। इनके पिताजी का क्या नाम था, करमचंद गांधी। और माताजी का क्या नाम था, पुतलीबाई। तो इनका विवाह मात्र 13 वर्ष की छात्र आयु में किसके साथ हुआ था, कस्तूरबा बाई के साथ हुआ था। तो गांधी जी ने अपने आगे की शिक्षा इंग्लैंड से प्राप्त की थी। कहाँ से प्राप्त की थी, इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड में ये 1889 से लेकर 1891 तक वहां रहे, यानी लगभग 2 से 3 साल का समय उन्होंने वहां व्यतीत किया। तो इंग्लैंड में रहकर इन्होंने बैरिस्टर की शिक्षा प्राप्त की थी। किसकी शिक्षा प्राप्त की, बैरिस्टर यानी वकील की शिक्षा प्राप्त की। तो गांधी जी 1891 में शिक्षा प्राप्त कर भारत वापस लौट कर आए थे। ठीक है। कब लौट कर आए थे, 1891 ईस्वी में भारत वापस लौट कर आए थे। इसी बीच यानी कुछ समय बाद 1892 में एक मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला खां द्वारा उनकी वकालत करने का प्रस्ताव मिला। यानी दादा अब्दुल्ला खां का कोई केस था, ठीक है, जिसका प्रस्ताव किसको मिला था, गांधी जी को मिला। और उन्होंने क्या किया, उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। तो इसी बीच शुरू होता है गांधी जी के दौरा, जो अफ्रीका दौरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तो बात करते हो गांधी जी के अफ्रीका दौरे के बारे में। तो गांधी जी द्वारा दादा अब्दुल्ला खां के प्रस्ताव के बाद 1893 ईस्वी में वे अफ्रीका गए। उस समय उनकी उम्र मात्र 24 वर्ष की थी। कितनी थी, 24 वर्ष की थी। तो अब बात कर लेते हैं अफ्रीका में जो चुनौतियां का सामना करना पड़ा था गांधी जी को। तो वहां जाकर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वहां पर क्या था, गोरे काले के में भेदभाव किया जाता था। क्या किया जाता, तो गोरे काले में भेदभाव किया जाता था, जिस कारण गांधी जी को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के डबरन स्टेशन से प्रिटोरिया स्टेशन तक यात्रा कर रहे थे। उस समय ट्रेन की प्रथम श्रेणी की यात्रा के दौरान रंग भेद के चलते गांधी जी को बीच यात्रा में पीटर मारिसबर्ग स्टेशन से नीचे उतार दिया। ठीक है। यानी बीच यात्रा में उन्हें किस स्टेशन पर उतार दिया था, इस स्टेशन का नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। तो पीटर मारिसबर्ग स्टेशन पर उन्हें बीच रास्ते में उतार दिया। तो ब्रिटिश अधिकारी इस घटना को रेल कांड के नाम से संबोधित करते हैं। यानी किस नाम से जाना जाता है इस घटना को, रेल कांड से घटना के नाम से जाना जाता है, जो कब हुई थी, 1893 ईस्वी को हुई थी। तो इस घटना से गांधी जी ने इस रंग भेद की प्रथा को तोड़ने का प्रण ले लिया। ठीक है। यहीं से गांधी जी का सफर शुरू होता है। तो गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए अब महत्वपूर्ण कार्य के बारे में जानते हैं। तो 1894 में क्या था, जो गांधी जी के साथ घटना हुई, उसके बाद गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की
स्थापना यानी एक संस्था की स्थापना की गई जिसका क्या नाम था, नटाल इंडियन कांग्रेस। इसके बाद 1903 में गांधी जी द्वारा द इंडियन ओपिनियन नामक अखबार को प्रकाशित किया गया। कब किया गया? 1903 में गांधी जी द्वारा द इंडियन ओपिनियन नामक अखबार को प्रकाशित किया गया। इसके एक वर्ष बाद ही 1904 में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? फिनिक्स आश्रम की शुरुआत हुई। और फिर इसके बाद 1906 में गांधी जी द्वारा अपने जीवन का प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया। तो याद रखिएगा, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था, जिसे वे अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपनी मांगों को पूर्ण करना चाहते थे। यानी किस माध्यम से? अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर अपनी मांगों को पूरा करना चाहते थे। ठीक है, तो ये थी गांधी जी के महत्वपूर्ण कार्य, ठीक है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में किए गए थे। कहाँ किए गए थे? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो 1909 में उन्होंने क्या किया था? हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की। तो गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में रहने के क्रम में उन पर लियो टॉल्स्टॉय नामक लेखक की पुस्तक का बहुत प्रभाव पड़ा था। कि कौन सी पुस्तक? लियो टॉल्स्टॉय नामक पुस्तक का उन पर काफी प्रभाव पड़ा था। तो ये कब की घटना है? 1909 की, जिसमें उन्होंने क्या किया था? हिंद स्वराज नाम की पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गांधी जी के प्रमुख आंदोलन के बारे में, जो हमें इस वीडियो में पढ़ना है। ठीक है, जो गांधी जी का समय काल था वे कब से कब तक था? 1917 से लेकर 1947 तक। लेकिन जो गांधी जी के बड़े बड़े प्रमुख आंदोलन है वे कब से कब तक किए गए थे? 1917 से लेकर 1942 तक किए गए थे। लगभग 20 साल तक इनके ये आंदोलन चले थे। तो कौन कौन से आंदोलन थे? सबसे पहला है इनका चंपारण सत्याग्रह। ये कब हुआ था? 1917 को। उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 को, खेड़ा आंदोलन 1918 को, खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था, जो कि 1922 तक चला था। इसी बीच एक आंदोलन और शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन। ये कब हुआ था? 1920 को हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब से कब तक था? 1930 से 1934 तक। तो याद रखिए, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसी बीच में क्या शुरू हुआ था? गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ था, जो 1930 से लेकर 1931 तक चला था। ठीक है, कब तक चला था? 1932 तक चला था। सॉरी, कब तक चला था? ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930 को, 1931 को और 1932 को, जिसमें दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। तो इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो अगला है दांडी मार्च। ये कब से कब तक हुआ था? ये 1930 में ही चला था। जो कब, इसकी डेट क्या थी? 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। ठीक है, अगला है भारत छोड़ो आंदोलन। ये इनका आखिरी आंदोलन किया गया था। ठीक है, इसके बाद ये इन्हीं आंदोलन में जुड़े रहे थे भारत की आज़ादी तक, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इनके सभी आंदोलन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है गांधी युग में चंपारण सत्याग्रह। ये कब हुआ था? 1917 को। तो 1917 में चंपारण बिहार के एक स्थानीय नेता, जिनका नाम राजकुमार शुक्ल था। क्या नाम था? राजकुमार शुक्ल था। वे गांधी जी से मिले और चंपारण बिहार की स्थिति बताई। यानी बिहार में एक जगह है, उसका नाम क्या है? चंपारण। तो वहां की स्थिति राजकुमार शुक्ला ने बताई। ठीक है, तो वहां की 3 कठीय प्रणाली के बारे में गांधी जी को जानकारी दी और गांधी जी से चंपारण चलने को कहा और वहां के किसानों की स्थिति के ऊपर कुछ कदम उठाने की मांग की थी। तो 3 कठीय प्रणाली में किसानों को 20 कट्ठे की भूमि में 3 कट्ठे की भूमि पर क्या करना था? खेती करना था। किसकी खेती करनी थी? नील की खेती करनी थी। यानी मान लीजिए, जो जो इनके किसानों की खेत थे, उसमें जो हिस्सा था उसमें 3 हिस्से में क्या करना पड़ता था कि नील की खेती करनी पड़ती थी। ठीक है, नील की खेती किसके द्वारा करवाई जाती थी? अंग्रेजों के द्वारा करवाई जाती थी, जबरन। ठीक है, तो गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के इस निमंत्रण को स्वीकार किया और वे चंपारण बिहार के लिए चले गए। वहां उन्होंने किसानों की बुरी हालत पर दृष्टि डाली और उनकी तकलीफों को समझते हुए 3 कठीय प्रणाली के खिलाफ अंग्रेजों के विरुद्ध 1917 में भारत में अपना पहले सत्याग्रह की शुरुआत की, जिसे चंपारण सत्याग्रह का नाम दिया। तो याद रखिएगा, गांधी जी का पहला सत्याग्रह यानी पहला आंदोलन क्या था? चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में हुआ और वे कहाँ हुआ? बिहार के चंपारण में हुआ। और ये किस लिए हुआ था? किसानों की मांग यानी 3 कठीय प्रणाली के खिलाफ
एक आंदोलन शुरू किया गया। ठीक है, तो इस चंपारण सत्याग्रह का परिणाम यह निकल कर आया कि 3 कटीय प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और इसके साथ साथ जो कर लगाए जाते थे उस पर भी 25% की कमी कर दी गई। ठीक है, क्या कर दी गई थी? तो 25% की कमी कर दी गई थी। तो यह गांधी जी के प्रमुख आंदोलनों में से एक है जिसमें उनकी विजय हुई थी। ठीक है, क्या हुई थी? गांधी जी की विजय हुई। अगले फिर क्या है? यह चंपारण सत्याग्रह गांधी जी की भारत में प्रथम विजय साबित हुई और भविष्य में गांधी जी को भारत में एक बड़े नेता के रूप में सामने आने लग गए थे। तो इस सत्याग्रह के बाद रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। यानी महात्मा नाम उनका कब से जुड़ा था? चंपारण सत्याग्रह से जुड़ा था 1917 में। तो ये उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। और इसके बाद ही गांधी जी महात्मा गांधी के नाम से बुलाए जाने लग गए थे। ठीक है, अगला है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ये कब हुआ था? 1918 को। तो चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में गांधी जी अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों से मिले और उनकी समस्याओं को समझा। अहमदाबाद के मिल मजदूरों के अधिकारों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे और हितों में होने वाली योजनाओं पर भी रुकावटें डाली जा रही थी। इसी के विरोध में गांधी जी ने मिल मजदूरों के साथ प्रथम बार भूख हड़ताल की नीति को अपनाया। यानी कि कौन सी नीति के तहत अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया गया था? तो भूख हड़ताल की नीति के तहत यह आंदोलन शुरू किया गया। तो इस भूख हड़ताल का परिणाम गांधी जी के पक्ष में आया था। तो यानी ये भी क्या हुआ? गांधी जी के पक्ष में आया और इसमें इनकी विजय हुई। ठीक है, अगला है खेड़ा आंदोलन। तो ये कब हुआ था? ये 1918 में हुआ। तो वर्ष 1918 में ही गांधी जी खेड़ा गुजरात में हो रहे किसानों के साथ अत्याचारों के विरुद्ध अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया। यहाँ पर किसानों की फसलें नष्ट होने के बाद भी उनसे कर की वसूली की जाती थी। यानी मान लीजिए किसी भी कारणवश बारिश के कारण या अन्य किसी भी कारणवश जो किसानों की फसलों में नष्ट हुआ जाते थे, खराब हुआ जाते थे, तो अंग्रेज कुछ भी दया नहीं करते थे उनसे, तब भी पहले की मात्रा में ही कर वसूला करते थे। तो ये गांधी जी को काफी पसंद नहीं आता था, जिस कारण उन्होंने क्या आंदोलन किया? खेड़ा आंदोलन की शुरुआत की। तो ये आंदोलन में उनका साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया। इस आंदोलन में इनका साथ किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया। तो गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए अनेक कार्यों को लेकर वे भारत में काफी चर्चित होने लगे थे। तो इन आंदोलन में भी उन्हें सफलता पाते हुए वे भारत के एक बड़े नेता के रूप में सामने आने लग गए थे। यानी ये आंदोलन किए जा रहे थे, इनमें उनकी विजय होने के साथ साथ क्या हो रहे थे? एक बड़े नेता के रूप में सामने आने लगे थे। ठीक है, तो अगला था खिलाफत आंदोलन। तो एक ऊपर से ओवरव्यू में आपको बता दूं कि खिलाफत आंदोलन क्या था। तो खिलाफत आंदोलन मेनली एक मुस्लिम लोगों में क्या था? एक पद था। क्या था? एक पद था, उसका नाम था खलीफा। तो अंग्रेज क्या करना चाहते थे? उस पद को समाप्त करना चाहते थे, जिस कारण खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। अब इसको थोड़ा सा डीपली समझते हैं। तो उस समय तुर्की के खलीफा के सारे विश्व में मुस्लिमों का गुरु माना जाता था। यानी जो खलीफा का पद था उसमें क्या था? उसको मुस्लिमों का गुरु माना जाता था। तो उनके ऊपर अंग्रेजों द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था और अंग्रेजों के साथ इस बुरे व्यवहार को लेकर भारत में मुस्लिमों ने अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन को शुरू किया। तो गांधी जी ने भी इस आंदोलन में सहयोग किया था, क्योंकि वे मुस्लिमों को भी भारत के अंग्रेजों के विरुद्ध सामने लाना चाहते थे। ठीक है, तो ये वे राष्ट्रीय आंदोलन में उन्हें जोड़ना चाहते थे। किनको? जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उनको भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। तो प्रारंभ में इस आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं द्वारा किया जाता था। तो ये अली बंधु कौन थे? एक शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, ये 2 भाई थे। ठीक है, तो इनके द्वारा ये पहले सबसे पहले शुरू किया गया। तो परंतु बाद में इस आंदोलन को गांधी जी के नेतृत्व में दे दिया गया था। यानी जो खिलाफत आंदोलन है फिर बाद में किसने संभाला? वे गांधी जी ने संभाला था। तो ये था हमारा खिलाफत आंदोलन जो 1919 से 1922 के बीच तक चला। इसके बाद शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन, जो कब हुआ? 1920 में ही शुरू हुआ था। तो रोलेक्ट एक्ट 1919 और जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर ने लोगों पर गोलियां चलवा दी। यह घटना बहुत दर्दनाक थी। तो इस घटना को देखते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। तो याद रखिएगा,
जो रोलेट एक्ट आया था, रोलेट एक्ट क्या था, एक काला कानून के नाम से भी प्रसिद्ध था। तो इसमें क्या था कि लोगों को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो इसमें पंजाब के दो प्रसिद्ध नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। तो जिसके तहत उनको छुड़वाने के लिए पंजाब के जलियांवाला बाग में सभा बुलाई। तो वहां पर क्या किया था, जनरल डायर द्वारा उस सभा पर गोलियां चलवा दी थी। ठीक है, तो इस घटना को देखते हुए गांधी जी द्वारा अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। यह गांधी जी का भारत में प्रथम सबसे बड़ा आंदोलन था। ठीक है, क्या था, भारत में सबसे बड़ा आंदोलन था। तो असहयोग आंदोलन में अंग्रेजों की जो भी नौकरियां थी जो भारतीय लोगों द्वारा त्याग दी गई, अंग्रेजों का जो भी वस्तुएं थी उन्हें खरीदने से मना कर दिया गया। यानी कोई भी लोग अंग्रेजों की कोई भी चीजों का इस्तेमाल नहीं किया करता था, यानी उनके खिलाफ खड़े हो गए और उनका सहयोग करना उन्होंने बंद कर दिया था। तो ये क्या था, असहयोग आंदोलन। इसके बाद हुआ चौरा चोरी कांड, जिसकी समय था 5 फरवरी 1922। तो असहयोग आंदोलन के बीच चौरा चोरी एक स्थान है जो कि गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। तो 5 फरवरी 1922 को वहां के ग्रामीणों ने वहां के पुलिस थाने में वहां के थानेदार सहित 21 पुलिस सहित थाने में बंद कर दिया और उसके बाद थाने में आग लगा दी। इस यही दर्दनाक घटना है। इसमें क्या था कि दर्दनाक मृत्यु हुई और इसी घटना के बाद गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को हिंसात्मक होते हुए देख उसको समाप्त करने का निर्णय, यानी क्या हो रहा था, असहयोग आंदोलन एक अहिंसा के प्रति हो रहा था, यानी एक शांतिपूर्ण रूप से करना चाहते थे। लेकिन गोरखपुर के चौरा चौरी में जो पुलिस थाने में 21 सिपाहियों सहित थानेदार को आग लगा दी गई थी, तो उसको हिंसात्मक रूप को देखते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया। इसके बाद 11 फरवरी 1922 को इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई, यानी असहयोग आंदोलन को 11 फरवरी 1922 को बंद कर दिया गया था। इसके बाद थी स्वराज पार्टी। ठीक है, तो ये कब आई थी, मार्च 1923 में। तो कुछ नेता थे जो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं रहा करते थे और ऐसे में ये दो नेता सामने आए जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे, जो गांधी जी के विचारों के साथ सहमत नहीं रहा करते थे। तो उन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना का निर्णय लिया। तो इस क्रम में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी थी। कब की थी, मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। अब बात कर लेते हैं गांधीदास पैक्ट की, और ये कब आया था, 1924 में। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था तब बहुत सारे नेता उनके इस फैसले से नाखुश हुए थे, यानी जो असहयोग आंदोलन को बंद करने का निर्णय लिया था तो उससे कुछ नेता क्या थे, नाखुश हुए थे और गांधी जी के इस कदम की आलोचना भी की। तो इसमें हमने चित्तरंजन दास का नाम सबसे पहले आ गया, यानी जो इसका विरोध सबसे पहले किसने किया, चित्तरंजन दास ने किया। और गांधी जी के विचारों पर इस फैसले के बाद बहुत ज्यादा लोग अलग अलग हो गए थे। ठीक है, तो क्या लोग हो गए थे, बिखरने लग गए थे। तो इस क्रम में बाद में गांधी जी और चित्तरंजन दास के मध्य 1924 में एक समझौता हुआ जिसे हम गांधी दास पैक्ट के नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है, किस नाम से संबोधित करते हैं, गांधी दास पैक्ट के नाम से संबोधित करते हैं। इसके बाद था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये कब से कब तक हुआ, 1930 से लेकर 1934। यह आंदोलन गांधी जी का असहयोग आंदोलन के बाद भारत में दूसरा बड़ा आंदोलन साबित हुआ। यह आंदोलन 1930 से लेकर 1934 तक चला, परंतु कुछ कारणों की वजह से इस आंदोलन के समय काल के बीच में एक समय ऐसा था जिसमें यह आंदोलन नहीं चला, जिसका तात्पर्य यह था कि 1930 से लेकर 1934 तक यह आंदोलन 2 चरणों में चला। ठीक है, कितने चरणों में चला था, 2 चरणों में। पहला चरण क्या था, 1930 से लेकर 1931 तक, और दूसरा चरण 1932 से लेकर 1934 तक ये चला, जिस कारण यह आंदोलन अच्छे से नहीं चल पाया। तो 1930 में गांधी जी ने उस समय भारत में वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्रीय मांगे रखी और इन 11 सूत्रीय मांगों में भारतीयों को कैद से छोड़ना और सेना का खर्च कम कराने आदि की मांग रखी थी। ठीक है, तो वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्रीय मांगे कब रखी गई थी, 1930 में रखी गई थी। ये डेट आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं दांडी मार्च के बारे में। तो 12 मार्च 1930 में 6 अप्रैल
1930 तक ये यात्रा चली थी। तो लॉर्ड इरविन के द्वारा गांधी जी की इन 11 सूत्रीय मांगों के ऊपर कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने इसके विरोध में एक आंदोलन का निर्णय लिया और दांडी मार्च करने की घोषणा कर दी, यानी एक यात्रा की घोषणा कर दी जिसे दांडी मार्च कहा गया, जो कि गुजरात में दांडी से शुरू किया गया। तो दांडी मार्च को गांधी जी द्वारा नमक कर के विरोध में चलाया गया था। किसके विरोध में? नमक कर के विरोध में चलाया गया था। इसके साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने के लिए भी इस दांडी मार्च को चलाया गया था। ठीक है, तो यह दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। और यह दांडी मार्च गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से लेकर दांडी गुजरात तक चला था। कहाँ से लेकर कहाँ तक? साबरमती आश्रम से लेकर दांडी गुजरात तक चला था। तो इसमें गांधी जी के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों से कुल 78 सहयोगियों ने भाग लिया था। लेकिन जैसे ही ये यात्रा इनकी आगे चलती चली गई, इसमें लाखों की भीड़ शामिल हो गई थी। ठीक है, लेकिन शुरुआत किससे हुई थी? मात्र 78 लोगों से। और इसकी दूरी कितनी थी? 241 मील की तय की गई थी। तो याद रखिएगा कि शुरुआती लोग और इसकी दूरी को हमेशा एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कुल 78 लोग शामिल थे जो कि शुरुआती थे, और इसकी दूरी कितनी थी? 241 मील की दूरी तय की गई थी। अब बात कर लेते हैं गांधी इरविन समझौता। ये कब हुआ था? 1931 में हुआ था। प्रस्ताव कब रखा गया था? कि ये रखा गया था 1930 में, लेकिन समझौता कब हुआ था? 1931 में। तो इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन से लॉर्ड इरविन को बहुत परेशानी हुई, जिसकी वजह से उन्होंने गांधी जी के साथ एक समझौता किया। यह समझौता गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाने लगा, और यह समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। अब बात कर लेते हैं हम गोलमेज सम्मेलनों की। तो ये कब से कब तक चले थे? 1930 से लेके 32 तक चले थे। तो 1930 से लेकर 1932 तक अंग्रेजों द्वारा कुछ सम्मेलनों का आयोजन ब्रिटेन में करवाया गया, ताकि भारत के विभिन्न दल उन सम्मेलनों में अपनी बातों को रख सकें। ये सिर्फ एक बहाना था, ठीक है, जो अपनी बातों को रख सकें। उनका मेन उद्देश्य क्या था? कि भारत में अपना समय और कैसे बढ़ाया जाए। उसके तहत भारत को कुछ लालच देने की वजह से इस गोलमेज सम्मेलन को रखा गया। ये गोलमेज सम्मेलन क्या था? कि सबको समान रखने के लिए गोल टेबल का व्यवस्था की गई, जिसमें सभी लोगों को आमने सामने बैठाया गया, जिससे सब लोग बराबर महसूस करें। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 को, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 को और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 को हुआ। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ऐसा सम्मेलन था जिसमें 1931 में लॉर्ड इरविन और गांधी जी के मध्य गांधी इरविन समझौता हुआ। इसलिए गांधी जी इसके तहत दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने ब्रिटेन चले गए थे। ठीक है, कब चले गए थे? 1931 में यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। एक पॉइंट आपको याद रखना है, प्रथम द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन में मात्र एक ऐसे नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ठीक है, प्रथम द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। इसके बाद था पूना पैक्ट समझौता। ये कब हुआ था? 1932 में हुआ था। तो 24 सितंबर 1932 को यह हुआ था। तो पूना पैक्ट समझौता, तो महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के विचारधाराओं में जमीन आसमान का अंतर आने लगा था। यानी महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के विचारों में कैसा फर्क आने लगा था? जमीन आसमान का। तो दोनों की विचारधाराएं में इसी अंतर के कारण पूना पैक्ट समझौता की नींव पड़ी, जिसके पीछे की वजह रही थी कि भीमराव अंबेडकर कहते दलितों का विशेषकर उनका अधिकार दिलाने में लगे हुए थे, लेकिन गांधी जी क्या थे कि वे इन बातों पर ध्यान ही नहीं देते थे। तो इनके विचारों में क्या था कि एक फर्क आने लगा था, जिस कारण पूना पैक्ट समझौता हुआ था। तो आपको समझ आ गया होगा पूना पैक्ट समझौता क्यों हुआ था। अब बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। तो भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। यह आंदोलन का जो लक्ष्य था तो भारत से ब्रिटेन साम्राज्य को समाप्त करना था, और यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? यह
भारतीय अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। तो इस क्रम में ब्रिटेन से भी भारत आए वे भारत में अपने कार्यों को लेकर पूर्णतः असफल, यानी जो ब्रिटेन से लोग भारत में आए थे वे अपने कार्यों में पूर्णतः असफल रहे, क्योंकि अब भारतीयों को अपने हितों का ज्ञान अच्छे से हो गया था। और इस समय क्रिप्स मिशन के संबंध में गांधी जी द्वारा यह कहा गया कि यह दिवालिया हो चुके बैंक का चेक है, यानी क्रिप्स मिशन को क्या कहा, यह दिवालिया हो चुके बैंक का एक चेक है। तो आपको इस लाइन को हमेशा याद रखना है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो इस क्रिप्स मिशन के में भारत में असफल हो जाने के बाद गांधी जी ने भारत में एक ऐसे आंदोलन को शुरू किया जो भारत की अंतिम सबसे बड़ी स्वतंत्रता की लड़ाई में से एक बन गया। और यह आंदोलन गांधी जी द्वारा 1942 में शुरू किया गया और अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। तो इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी संबोधित किया जाता है। किस नाम से संबोधित किया जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, गांधी जी का सबसे बड़ा और स्वतंत्रता दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन कौन सा था? भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें क्या था, क्रिप्स मिशन की असफलता हुई थी। ठीक है, किसकी असफलता हुई थी? क्रिप्स मिशन की असफलता हुई थी। तो ये थे 1942 तक के गांधी जी के प्रमुख बड़े आंदोलन। ठीक है, क्या थे? गांधी जी के प्रमुख बड़े आंदोलन। 1942 से लेके 1947 के बीच में इन्हीं आंदोलनों द्वारा क्या था कि भारत को आज़ादी दिलाने में काफ़ी योगदान देते रहे थे। तो इसके बाद क्या था, जब भारत को 1947 में आज़ादी मिल गई थी तो महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। ये कब हुई थी? ये 30 जनवरी 1948 की शाम को, जब वे संध्या कालीन में प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तभी नाथूराम गोडसे उनके पैर छूने के बहाने या अभियान करते हुए उनके सामने आए और उन पर बेरेटा पिस्तौल से 3 गोलियां दाग दी और उनकी हत्या कर दी। ठीक है, तो गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को हुई थी। तो याद रखना, किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने पैर छूने के बहाने उन पर ये पिस्तौल का नाम भी आपको याद रखना है, बेरेटा पिस्तौल में से 3 गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी थी। तो ये था गांधी युग, जिसमें गांधी जी के बड़े बड़े आंदोलन शामिल हैं। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।